मैं विनोद डबास, अमर उजाला में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ दिल्ली के महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह जी हैं। आज उनसे हम दिल्ली के वर्तमान हालात और एमसीडी की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। मेरे साथ आपका स्वागत है अमर उजाला में, और जो है कुछ आपसे दिल्ली के वर्तमान स्थिति के बारे में बात करेंगे। और तो संभव आपको जो है मीडिया हाउस में आ रहे हैं तो तैयारी करके पूरी आए होंगे, मेरे को लग रहा है आपके चेहरे से ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से मुझे भी जनता से रूबरू होने का मौका मिलेगा। तो मेरा मानना है कि जो आपके जो प्रेषण है ये जनता के प्रेषण है, और मैं कोशिश करूंगा कि अपने माध्यम से जनता तक दिल्ली नगर निगम की बात पहुँचाने। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करता हूँ। दिल्ली में पिछले कई सालों से काफ़ी हाईलाइट मुद्दा बना हुआ है जो है कूड़े का। अब तो जो है दिल्ली में 3 सैनिटरी लैंडफिल हैं, और उनको हटाने की समय सीमा क्या है, और कब और अब तक क्या प्रगति चल रही है? दिल्ली के अंदर हमारे 3 लैंडफिल साइट्स हैं, गाजीपुर, बलसवा और ओखला। हम दिसंबर 26 तक की डेडलाइन लेके चल रहे हैं कि तीनों कूड़े के पहाड़ हम खत्म कर दें, और अभी तक 126 लाख मीट्रिक टन जो कूड़े का हम निस्तारण कर चुके हैं इन तीनों लैंडफिल साइट से। केवल बलसवा से ही हमने 62 लाख मीट्रिक टन और ओखला से 41 लाख मीट्रिक टन जो कूड़े है उसका निस्तारण किया है। लगभग दिल्ली के अंदर 11,500 मीट्रिक टन जो कूड़ा है वो जनरेट होता है, उसमें से हम 7,500 टन के करीब जो कूड़ा है उसको हम बिजली बनाते हैं उससे, और बाकी जो है वो लैंडफिल साइट में चला जाता है। वेस्ट टू एनर्जी जो हमारे प्लांट्स चल रहे हैं उससे जो बिजली का उत्पादन होता है बाकी लैंडफिल साइट में चल रहा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमने अपने कंसेशनर्स को 2026 तक का समय दे रखा है कि 2026 तक हमें दिल्ली बिल्कुल कूड़े के पहाड़ों से रहित चाहिए, और इसकी डे टू डे की मॉनिटरिंग हो रही है, और रिपोर्ट हम इसको सीएम मैडम डेली की डेली इसकी रिपोर्ट जा रही है। तो मेरा मानना ये है कि अब आने वाले समय में दिल्ली वालों को कहीं भी कूड़ा नजर नहीं आएगा। अच्छा, मेरे साहब अभी आपने बोला कि 11,500 मीट्रिक टन कूड़ा निकलता है और 7,500 मीट्रिक टन कूड़े का आप निपटान करने लगे। अब 4,000 का गैप है, और तो उसको गैप को खत्म करने के लिए क्या रणनीति है? हाँ, उसकी रणनीति ये है कि हम उसको जो बायो माइनिंग कर रहे हैं लीगेसी से, तो लीगेसी प्लस जो करंट का आ रहा है, और हमने इतना उसमें लगा रखा है, मशीनें वगैरह लगा रखी निस्तारण के लिए, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम 26,000 टन को हम पूरा करेंगे। अच्छा मेरे साहब, मानसून का दौर चल रहा है, और जो है इस दौरान आपने जो है जल भराव रोकने के लिए क्या क्या पहले से तैयारी की थी, और वो कितनी कारगर साबित हुई है? हाँ, जहाँ तक जल भराव की बात है, आप जल भराव हमने देखा कि विपक्षी पार्टियां बहुत उछल उछल के बोल रही हैं कि दिल्ली के अंदर जल भराव हो गया। अब पीछे 10 साल तो आम आदमी पार्टी की सरकार रही, उससे पहले कांग्रेस की सरकार रही। ये नाकामयाबी दिखा रही है कि 27 साल में विपक्ष की सरकार होने के बावजूद दिल्ली के अंदर जल भराव था। हमें आए मात्र 4 महीने हुए हैं, निगम में भी आए कम से कम थोड़ा समय हुआ है। तो दिल्ली के अंदर जितनी डीसिल्टिंग आज तक अब हुई है उतनी आज तक कभी नहीं हुई। हमारी जो मुख्यमंत्री आदरणीय बहन रेखा गुप्ता जी हों, हमारे सभी विधायक, सभी मंत्री, सभी निगम पार्षद सब लगे हुए हैं, तो लगभग 70% दिल्ली के अंदर वाटर लॉगिंग इस बार कम हुई है, और जहाँ जहाँ पर वाटर लॉगिंग हुई है वो हमारे पॉइंट उन पे काम हो रहा है, और आने वाले समय में दिल्ली वालों को वाटर लॉगिंग की जो समस्या है उससे भी निजात मिलेगा। अच्छा, मेरे साथ मानसून से ही जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है। मानसून के दौरान आपको तो पता ही है हर साल मच्छर जनित बीमारियां काफ़ी बढ़ जाती है, और इस बार भी जो है मच्छर मिलने के मामले काफ़ी अधिक संख्या में आ चुके हैं। हालांकि उन मच्छरों से पीड़ित जो बीमारी फैलती है वो बीमारियों के मामले इतने नहीं आए, वो काफ़ी कम है पिछले सालों की तुलना में। और तो इस बारे में आपने क्या रणनीति बनाई है मच्छर जनित बीमारियां? देखो, मेरा मानना ये है कि जो जल जनित बीमारियां हैं, जो मच्छर आप कह रहे हैं, ये साफ पानी के अंदर होते हैं। तो इसमें हमें जनता की भी भागीदारी चाहिए कि अपने घर के जो गमले हैं, कूलर है, वाटर टैंकी है, और पार्क्स हैं, जो या कुछ ऐसे टायर हैं, कहीं पर भी थोड़ा पानी को हम इकट्ठा ना होने दें। हमारे जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो डीवीसी कर्मचारी हैं वो रेगुलर एक एक घर जाकर सर्वे करते हैं, पानी को चेक करते हैं,
और वहाँ पर जो एंटी लार्वा सर्वे जो स्प्रे वगैरह हम डालते हैं, तो हमने देखा है कि जो जनता के साथ जो सहयोग के साथ अब काफ़ी जो ये बीमारी कम फैल रही है। तो जनता अगर हमारे साथ खड़ी होगी तो हम मानना है कि इसको हम 100% हम इस पर जीत हासिल करेंगे। अच्छा, मेरे साथ शिक्षा का भी काफ़ी गंभीर मामला रहता है, और जो है शिक्षा के नाम पर तो राजनीति खूब चल रही है। तो एमसीडी के स्कूल जो है वो प्राथमिक स्कूल है, शुरुआत वहीं से बच्चा करता है, और जो खासतौर पर मध्यम वर्ग या गरीब वर्ग के बच्चे तो आपके स्कूलों में पढ़ने के लिए आते हैं, और वो माना जाता है इतना अच्छा का शिक्षा का लेवल नहीं है उन स्कूलों में। तो वो शिक्षा का लेवल सही करने के लिए और जो है टीचरों की कमी दूर करने के लिए आप क्या कदम उठाएं? आपका जो मानना है कि शिक्षा का लेवल अच्छा नहीं है, मैं इस पर बिल्कुल एग्री नहीं करता। हम भी म्यूनसिपल स्कूलों से पढ़े हुए लोग हैं। तो आप ऐसा कहिए कि हमारी कॉम्पिटेंसी कम है, आप तो हमारी कॉम्पिटेंसी के ऊपर ही क्वेश्चन चिन्ह लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है। हमारे बच्चे अच्छे पढ़कर आईएएस अफसर भी बनते हैं और बड़े अधिकारी बनते हैं, देश की सेवा में और भले व्यापार में हों, आगे से आगे हैं। अब हम अपने स्मार्ट क्लासेस लगा रहे हैं, डिजिटल क्लासरूम का प्रोविज़न रखा हुआ है, हमने स्मार्ट लर्निंग टूल्स स्कूलों में हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। और जितनी भी टीचर्स हैं हमारे जो, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि जो टीचर्स की कमी कहीं ना हो, बुक्स की कमी ना हो, स्टेशनरी की कमी ना हो, बच्चों को अच्छा मिड डे जो हम मील देते हैं वो मिले। हमारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं, लगभग 90% से ज़्यादा जो हमारे स्कूल हैं पक्के स्कूल हैं, और बहुत अच्छी बिल्डिंगें बनी हैं जो जिसे आप वर्ल्ड का क्लास का नाम दे सकते हैं। तो एजुकेशन का लेवल डे बाय डे अच्छा हो रहा है। हम रेगुलर इसकी इंस्पेक्शन भी कर रहे हैं और जा रहे हैं स्कूलों में। जहाँ समस्याएं हैं आपके माध्यम से हमें पता चले, जनता के माध्यम से पता चले, ताकि हम स्कूलों का स्टैंडर्ड और अच्छा कर सकें। अच्छा, मेरे साहब एमसीडी एम्प्लॉय का भी इशू काफ़ी हाईलाइट रहता है, वेतन नहीं मिलने पर स्ट्राइक पर भी जाते रहते हैं। इसके अलावा जो है ना अधिकारियों की समय पर प्रमोशन नहीं हो रही, खासतौर पर आरोप लगाया जाता है डेपुटेशन के अधिकारी आते हैं और वो प्रमोशन जो डिपार्टमेंटल अधिकारी उनकी प्रमोशन देने में रुचि नहीं रखते। तो इस मामले पे आप क्या कदम उठाएं? देखो, आपकी बात सही है कि पिछले 2.5 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो उन्होंने जिस तरह से जो कर्मचारियों को दबाने का काम किया, मगर अब ऐसा माहौल नहीं है। अब माहौल सुधर गया है। टीचर्स हो या अधिकारी हो, कर्मचारी हो, सबको समय से तनख्वाह मिल रही है। अब तो हमने जो तनख्वाह सीधा बैंक से उनके अकाउंट्स में जा रही है, कहीं पर कोई समस्या नहीं है। अगर कहीं ऐसी समस्या होगी, हम बैठे हैं, हमारे पास लोग आए और उनकी समस्याओं का समाधान होगा। अच्छा, मेरे साथ कुछ राजनीतिक बातें कर ले, एमसीडी की तो काफ़ी कर ली। तो एमसीडी और दिल्ली सरकार के बीच लगातार टकराव की स्थिति बनी रहती है। इससे जो है जनता के काम कितना प्रभावित होता है, और अभी क्या स्थिति है सरकार और एमसीडी की? देखो, जब तक दिल्ली सरकार और निगम इकट्ठे नहीं चलेंगे, दिल्ली का विकास नहीं हो पाएगा। ये बात को दिल्ली की जनता समझ गई और दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ वोट किया और यहाँ पर हम दिल्ली सरकार में जीते। और पार्षदों को भी ये पता चल गया कि जब तक दोनों यूनिट एक यूनिट की तरह काम नहीं करेंगे तो दिल्ली का विकास नहीं होगा। पार्षदों को के ऊपर भी जनता का प्रेशर था और उसी प्रेशर की वजह से, जनता की वजह से आप देखें कि भाजपा को निगम के अंदर भी बहुमत मिला। अब कुल मिलाकर बात यह है कि आज दिल्ली सरकार हो या दिल्ली नगर निगम हो, दोनों ही दिल्ली के लोगों की विकास की बात कर रहे हैं और दिल से चाहते हैं कि दिल्ली का विकास हो। और एक ने कहा दूसरे ने मानी, दोनों एक यूनिट की तरह जनता के हित में सोच रहे हैं। और आप देखिए कि इसका रिजल्ट भी आ रहा है कि 3-4 महीने के अंदर कितनी पॉजिटिविटी आई है दिल्ली की जनता में। और मेरा मानना है कि आने वाले समय में और अच्छा काम होगा। अच्छा जी, जनता को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने के लिए आप क्या क्या कदम उठाएं? देखो, सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी के लिए हमने अभी एक फैक्ट्री का लाइसेंस को इंस्पेक्टर राज से फ्री करने के लिए एक सिस्टम बनाया है, जिसमें हमारा मानना ये था कि जितना आपका हाउस टैक्स है उसमें जितने इंडस्ट्रियल एरिया है तो कन्फर्मिंग एरिया आपको केवल मात्र 5% उसके ऊपर देना है। सपोज आपका हाउस टैक्स जाता है 100 रुपया, आप 105 रुपये जमा कराएंगे तो 105 रुपये का मतलब ये हो गया कि 100 रुपये का हाउस टैक्स और 5 रुपये जो आपकी है वो आपकी लाइसेंस की फीस होगी। तो आपको किसी भी तरह का जो इंस्पेक्टर है जो पहले फैक्ट्री में जाता था, अब कोई इंस्पेक्टर आपकी फैक्ट्री में नहीं आएगा। ऐसे ही हम ट्रेड लाइसेंस, हाउस टैक्स और जितने डेथ एंड जो बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं, ऐसे ही बिल्डिंग सेंक्शन जो प्लान जो हमारे
प्लान्स है, ऐसे सब कुछ हमने ऑनलाइन कर रखा है ताकि आपको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जाने की ज़रूरत ना पड़े। केवल अपने पेपर को हम डाउनलोड करें और जो उनकी फीस है जमा कराएं, ताकि सारा काम आपका ऑनलाइन हो जाए और आपको किसी भी तरह का कोई इंस्पेक्टर हो, अधिकारी तंग ना करे। अच्छा, मेरे साहब जो है आजकल डिजिटल का ज़माना शुरू हो गया है, और तो एमसीडी को पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस कब तक किया जाएगा, और क्या कोई योजना है इस तरह की? देखो, हम भी चाहते हैं कि जो पूरा सिस्टम डिजिटलाइज हो जाए और पेपरलेस हो जाए, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। और हमारी जो एक मोबाइल ऐप है 311 एमसीडी की, कोई भी लोग 311 ऐप पे हमें कॉल करें, अपनी कंप्लेंट लॉन्च करें और उसके ऊपर तुरंत ही एक्शन होगा। आप देखें कि 72 घंटे के अंदर अंदर कहीं भी कोई समस्या हो, उसका समाधान होगा। तो जनता इसका भरपूर फ़ायदा उठा रही है। हमारे पास जितनी भी कंप्लेंट्स आ रही है, तो साथ ही साथ हम पहले की और बाद की फ़ोटो भी उसमें डाउनलोड करते हैं ताकि जनता को पता चले कितना काम हो रहा है। तो ऐसे ही हम सोशल मीडिया के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर और कई जो हमारे जो कॉल सेंटर्स हैं एक्टिव हैं, कि जनता जहाँ पर भी हमें किसी भी तरह से, अगर किसी भी माध्यम से हमें इन्फॉर्म करके कोई समस्या का तुरंत उसका समाधान होता है। अच्छा जी, पार्षदों की जवाबदेही तय करने के लिए भी क्या कोई योजना आपने लागू की या कोई प्लान है? तो जनता दरबार हम सभी वार्ड्स में लगाने का प्रोग्राम बना रहे हैं कि जनता के दरबार में जनता की समस्याएं सुनी जाए। उसमें पार्षद भी रहेंगे, हम लोग भी रहेंगे, अधिकारी भी रहेंगे और जनता का जो प्रॉब्लम्स का सलूशन निकलेगा उसमें हम विधायक भी बुला सकते हैं, क्योंकि अब ट्रिपल इंजन की सरकार है और जनता का किसी भी नीचे से लेकर ऊपर तक कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी उसका जवाबदेही हमारी तय है। तो तीनों यूनिट मिलकर काम करेंगे और जनता के लिए काम करेंगे ताकि जनता का जो भरोसा है हम लोगों पे बना रहे। सर मेरे साहब लास्ट सवाल है मेरा, ये आपसे जुड़ा हुआ सीधे तौर पे, मेयर के तौर पर आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है और कार्यकाल के अंत तक किस बदलाव को लेकर आप सबसे मेरा मानना ये है कि दिल्ली को साफ रखना, स्वच्छ दिल्ली, स्वस्थ दिल्ली और हरित दिल्ली। उसमें सफाई भी आ जाती है, हेल्थ भी आ जाता है और साथ ही साथ पार्कों का, पेड़ों का और पूरी हरा भरा दिल्ली, ये मेरा टारगेट है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तीनों पे काम करके आपको एक नई दिल्ली नजर आए। चलो मेरे साथ धन्यवाद आपका, आपने हमारे को समय दिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।